हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आनंद तावनिया केमिस्ट्री पे। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर की इस सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म। तो चलिए कॉपी और पेन लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपना आज का बेहद ही शानदार टॉपिक और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म। अगर मैं बात करूं अपनी राष्ट्रभाषा की तो वो तो उसके वर्ड में ही हमें सब कुछ पता चल जाता है। देखिए, अणु और संख्या, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हो उसे हम क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म कहेंगे। दोज प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only on number of solute particles। ध्यान देना, only on number of solute particles and not on nature of solute particles। वो सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी? नंबर्स पे ही क्या करेगी? डिपेंड करेगी। राइट। अब देखिए अपने पास आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है सॉल्यूशन की। तो वो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को 4 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट चल रहा है अपने रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसे हम शॉर्टकट में RLVP बोलते हैं, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मैंने आपको पहले कराया भी था, बताया हुआ है, अपने अर्लियर ये डिस्कस कर चुके हैं। होता क्या है ये आपने पता है। लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस डेल्टा P और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आपको बताया था इट इज द रेशियो ऑफ लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यह वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात है। इसको अपने यूं भी लिख सकते थे P0 माइनस PS अपॉन P0। राइट। और ये किसके इक्वल होता था? ये X सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या था? इक्वल था। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। दूसरी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा TB। इसी तरह आपके पास आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा TF। और लास्ट जो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है पाई। तो इस तरह अपने पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो 4 तरह की होती है। इसमें अपने पास रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम पहले करके आ चुके हैं। तो अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को करने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड का। किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? अपने पास बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं अपने कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, उन्नयन का मतलब हिंदी में इंक्रीज को कहते हैं, वृद्धि को कहते हैं। मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे हुआ वो आप समझिए मेरी बात को, कि हमने क्या किया है कि अपने पास एक वोलेटाइल सॉल्वेंट था। अपने पास क्या था? वोलेटाइल सॉल्वेंट था। उसमें हमने क्या कर दिया?
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अब आपको ये पता है कि जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये हमें पता है। मान लीजिए कि ये कंडीशन ये है जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है और यहाँ टेम्परेचर एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी हमने क्या किया, ये प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट की बात हो रही है। जैसे ही मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम हो रहा है, हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब मेरे को ये वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लेके आना है। तो अब आपको पता है मेरे पास एक ही इलाज है, मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा। क्यों इंक्रीज करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पता है। अगर ऐसा है तो जब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो वेपर इंक्रीज होगी, और वेपर इंक्रीज होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मान लीजिए 45 में हमने नॉन वोलेटाइल डाला था तो ये कंडीशन आ गई थी, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए 52 पे आ गया तो फिर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहाँ पे अब 52 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या डेफिनेशन रही कि जब हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में इसी इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो लिखे तो देखें आप, इसके अंदर हम क्या करते हैं, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स जिसकी वेपर नहीं बनती है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन volatile solvent, then boiling point of solution increases. This increase in boiling point of solution is called elevation in boiling point, राइट। क्या किया हमने कि हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट था, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ये होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब मेरे को वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही जितना था, अब मेरे को उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वेपर प्रेशर टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो बढ़ाने के बाद जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो वही तो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में हुई इसी इंक्रीज को हमने वर्ड कौन सा दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। अब हम मानते हैं कि अपने पास जो सॉल्वेंट है, आप अपने यूं कहें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमने माना कि मान लीजिए ये क्या है, टीबी नॉट है। और आपको पता है इस चैप्टर में मैं जहाँ जहाँ नॉट लिखता हूँ इसका मतलब वो कौन सा है, सॉल्वेंट के लिए ही हो रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ तो वो कौन सा आ गया, टीबी आ गया। तो अब अपने पास जो डेल्टा टीबी आएगा, जो अपने पास डेल्टा टीबी आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा है। तो कौन सा बना अपने पास, टीबी माइनस कौन सा हो गया बच्चों, टीबी नॉट।
तो ये अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का शॉर्ट एंड स्वीट फार्मूला बना, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, टीबी नॉट क्या होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये तो हमने किया इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम कर रहे हैं इसका मैथमेटिकल पोर्शन। तो देखिए बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझने के लिए मैं एक कर्व बना रहा हूँ। देखिए ये कर्व जो है वो है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर और इस एक्सिस पे अपना चल रहा है टेम्परेचर। ये लीजिए, ये हमने कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो हर कंडीशन में और हर पोजीशन पे मैक्सिमम था इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में हमने क्या मिला दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्सअप कर दिया था। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, हर कंडीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं वो कर्व बनाने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फर्स्ट कर्व ले रहा हूँ बच्चों मैं ले रहा हूँ किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। मान लीजिए ये सॉल्वेंट का है, किसके लिए, फॉर, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब जब मैं सॉल्यूशन का कर्व बनाऊंगा तो हमें पता है कि सॉल्यूशन का कर्व कहाँ आएगा, डाउन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसमें उसके अंदर हमने क्या मिक्सअप किया हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब ये सॉल्यूशन के लिए कर्व जो है वो मानते हैं अपने ये है, ये ले लिया हमने। ये किसके लिए है, फॉर सॉल्यूशन। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। यहाँ पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो फिर मैं इसको इस तरफ बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाते हैं तो देखें बच्चों यूं चल रहा है ना ये। अब आप देखें ये इसको यहाँ पे काट रहा है और ये यहाँ काट रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, जबकि यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, अपने पास इस पोजीशन पे मैं टेम्परेचर को नोट कर लूँगा। ये लीजिए, मैं इस पोजीशन पे टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। ये सॉल्वेंट के लिए था तो हमें पता है ये क्या था, यहाँ इधर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जो किसके लिए आ जाएगा आपके पास, टीबी नॉट। और ये सॉल्यूशन के लिए था तो ये कौन सा आ गया, टीबी आ गया। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन दोनों के बीच में जो गैप आया है वो हम क्या कहलाते हैं, डेल्टा टीबी कहलाता है। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। तो अपने पास ये था कि जो डेल्टा टीबी था वो आपको ही पता है। देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो हमने कहा टीबी माइनस कौन सा आ गया, टीबी नॉट। ये पहले भी हम बता चुके हैं। अब आप ये देखें कि ये जो गैप है, ये डेल्टा टीबी एलिवेशन आया तो क्यों आया, उसका कारण था कि हमारे पास जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट में फ्लक्चुएशन आ रहा है उसका कारण है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और उसकी कॉन्सेंट्रेशन। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि यहाँ जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की, वो भी कैसा, नॉन वोलेटाइल है। केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास डेल्टा टीबी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हुई। अब कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे टर्म है अपने पास मोलैरिटी है, अपने पास नॉर्मेलिटी है, अपने पास मोल फ्रैक्शन है और अपने पास मोलैलिटी भी है। हम जो यहाँ यूज करेंगे वो करेंगे बच्चों मोलैलिटी को, वो करेंगे स्टूडेंट्स मोलैलिटी को। क्यों इसलिए क्योंकि मोलैलिटी जो होती है वो एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो तापमान से अप्रभावित रहती है। और यहाँ तो हर काम टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है। हम टेम्परेचर को ही तो फ्लक्चुएट कर, ये टेम्परेचर ही तो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है।
और अगर यहाँ पे हमने मोलैरिटी ले ली, नॉर्मेलिटी ले ली जो कि टेम्परेचर से डिपेंडेंट है, तो अपना रिजल्ट तो चेंज हो जाएगा। ऐसा काम तो हम कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज की गई, मोलैलिटी यूज की गई। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप ये देखिए, मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी एम आ जाएगा। सर ये के बी क्या है, अभी बताते हैं कि के बी क्या होता है। के बी जो होता है वो होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। ये जो के बी है वो डिपेंड करता है, ध्यान देना, के बी जो होगा ना वो डिपेंड करेगा ऑन सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट पे डिपेंड होगा और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, फिक्स होता है। के बी हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब आप और देखें तो हम जानते हैं कि जो मोलैलिटी होती है वो क्या होता है, एन। एन क्या होगा, मोल्स। किसके मोल से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। अपॉन में कौन सा आ गया था, आपको पता है वेट नॉट। वेट नॉट किस में, किलोग्राम में, हमें पता है ये सॉल्वेंट का वेट है, ये मोलैलिटी का होता है। तो क्या मैं डेल्टा टी बी जो होती है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, के बी इंटू एन अपॉन वेट नॉट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वेट नॉट किस में बेटा, किलोग्राम के अंदर चल रहा है। हमें ये भी पता है कि इस एन पे मोल जो होता है, वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल जो होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दे बच्चों, कि अब अपने पास अगर मेरे को डेल्टा टी बी लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, के बी इंटू कौन सा आ गया, वेट अपॉन कौन सा बना, मॉलिक्यूलर वेट, और ये कौन सा, वेट नॉट। किस में चल रहा है, किलोग्राम में चल रहा है। आपको अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दे दे तो, जो कि 100% हमें देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो अपने पास डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी आ जाएगा, वेट, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर अपने पास आ गया मॉलिक्यूलर वेट, और ये कौन सा, वेट नॉट। किस में बेटा, ग्राम में। ये ग्राम का बना अपने पास। ध्यान देना, ये जो वेट है वो सॉल्यूट के लिए है, जबकि वेट नॉट जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए होता है। और मैं आपको ये बहुत बार बता भी चुका हूँ, इस चैप्टर में जहाँ नॉट वर्ड यूज होता है वो सॉल्वेंट के लिए यूज होता है। अब बात आती है इस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की। बोर्ड के जो एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड आल्सो राइट इट्स यूनिट। और जो टारगेट के होते हैं उनसे जब पेपर बहुत ही इजी बनता है, जब पेपर बहुत ज़्यादा इजी बनता है, तो इस तरह के क्वेश्चन डाल देते हैं, यूनिट ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यूनिट ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी यूनिट। तो देखिए बच्चों, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए अपने पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले में मैं आपसे ये कहूँ कि इफ एन सॉल्यूट जो होता है, मीन्स सॉल्यूट के जो मोल है वो मैं 1 कर देता हूँ, और जो सॉल्वेंट का वेट है जो किलोग्राम में था वो भी कितना है, 1 किलोग्राम। अगर ये दोनों यूनिट हो जाए तो अपने को पता है कि डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के बी होगा कि नहीं होगा। अगर अपने पास क्या हो, इसकी डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं यूं कहूं, व्हेन 1 mole of non-volatile solute is added in 1 kilogram of solvent. When 1 mole of non-volatile solute added in 1 kilogram of solvent, then elevation in boiling point is equal to molar elevation constant. जब 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1 किलोग्राम विलायक में मिलाया जाता है तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है।
मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो यहीं से ही देखें आप, यूनिट के बारे में देखें तो अपने को सिर्फ केबी तो रखना है ना, केबी रखना है तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल टू अपने पास क्या बना, वेट नॉट, किस में चल रहा था, किलोग्राम में, और ये कौन सा आ गया था, एन सॉल्यूट। तो केबी इक्वल टू कौन सा आ गया, इसको मैं क्या लिखूंगा, केल्विन। यहां कौन सा आ गया, किलोग्राम, और ये कौन सा आया, मोल। तो अपने पास कौन सा आ गया, केल्विन। इसको यूं भी लिख सकते हैं, केबी इक्वल टू केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स। तो ये इसकी क्या बनी, अपने पास यूनिट आ गई मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। तो देखिए बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन को समझने से पहले हमें समझना होगा फ्रीजिंग पॉइंट को, हिमांक को। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक, कि जब किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। एक ऐसा टेम्परेचर होगा जब किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवन सब्सटेंस। तो यही मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज। क्या चला अपने पास, अगर मैं यूं लिखवाऊं शॉर्टकट में कि लिक्विड स्टेट वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के, किसी भी सब्सटेंस के, एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर अगर इक्वल हो जाए तो हम उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं अपनी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो इसको देखिए अपने पास, मैं कहता हूं कि जैसे मेरे पास, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, वो की वो डेफिनेशन, वो की वो बातें यहाँ आएगी। वहां हमने कहा था कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये लाइन यहाँ पर भी आएगी। फिर हमने वहां लिखा था देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। यहाँ डिप्रेशन का मतलब पता चल गया अपने को, क्या होगा, कमी होगी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट आर नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब किसी अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी होती है, और हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब ये कैसे हुआ वो समझिए आप, कि जैसे मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, ये इसकी जो है लिक्विड फेज है, ये इसकी क्या है, लिक्विड फेज है, और इसी सब्सटेंस की मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, इसकी सॉलिड फेज है। ये कौन सी है, सॉलिड फेज है, ठीक है। अब देखिए मैं इनके लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व बना रहा हूं, तो वो देखें आप। यहां हमें पता है इस एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर लेते थे और यहां पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर। अब मैं पहले क्या कह रहा हूं, इस सॉलिड स्टेट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व लूंगा। सर सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर होता है, बहुत कम होता है, बना तो सकते हैं, बना तो अपने सकते हैं कि बहुत कम वेपर प्रेशर होता है सॉलिड का। और हमें ये पता है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और ये तो सॉलिड है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर स्टिपली क्या होगा, बहुत तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं अगर यहाँ पे इस कर्व को बनाऊं तो मैं यूं कह सकता हूं, इस सॉलिड के लिए ले रहा हूं, तो जैसे यहाँ इधर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। तो लाइन कुछ ऐसे बना रहा हूं, देखो स्टिपली, इसको थोड़ा सा मैं यूं बना देता हूं। ये देखिए स्टिपली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्टिपली बहुत तेजी से क्या हो गया, कम हुआ। अब मैं इसी सब्सटेंस की
लिक्विड स्टेट के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, कर्व बना रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो वो देखें यहाँ पे कि ये देखें कम हो रहा है धीरे धीरे, और ये इसको यहाँ पे कट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर। तो आप ये देखें कि ये वाला जो था वो था अपने पास सॉलिड के लिए, है ना, और यहां पे अपने पास क्या था, ये लिक्विड था। इस पॉइंट पे इसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ध्यान देना बच्चों, गौर से पूरा वीडियो देखना और बहुत ही ध्यान से समझना कि यहाँ पे अपने पास, या जब मैं कर्व लूंगा तो इस पॉइंट पे सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और अगर इक्वल हो जाए तो वो ही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर टेम्परेचर को नोट कर लूं तो बताइए क्या ये TF नॉट नहीं कहलाएगा? मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि ये वाला हम किसके लिए ले रहे हैं, ये वाला कर्व हम किसके लिए ले रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए ले रहे हैं। अब आप समझे, अब मैंने इसमें क्या किया है, इस लिक्विड सॉल्वेंट, इस सॉल्वेंट मैंने क्या किया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो मैं पता है वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑलवेज लोवर्स होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर अब इससे तो क्या आएगा, डाउनफॉल में बनेगा। तो मैं वो कर्व यहां बना रहा हूं, देखिए वो इधर आ रहा है ऐसे, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक पॉइंट सही बना देता हूं थोड़ा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये इसको यहां से काटेगा तो यहां आप देखिए इस पॉइंट पे इस लिक्विड सॉल्यूशन, ये कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन के लिए क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को नोट कर लेता हूँ, ये रहा अपने पास TF। इन दोनों का गैप क्या कहलाएगा अपने पास, डेल्टा TF कहलाएगा। बहुत बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये लाइन तो सॉल्वेंट के लिए थी, यहां तो सॉल्यूशन कट कर रहा है, तो फिर ये कैसे? अरे बच्चों, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, लेकिन इस सॉल्वेंट में जो सॉलिड सॉल्वेंट था, इसमें आपने मिक्स किया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है। इस कारण यही आपके पास क्या कहलाएगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो फिर बात ही नहीं होती, हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं यहाँ पे। अब वही बात चले यहाँ पे कि वहां लिख रहे थे, यहाँ लिखे डेल्टा TF, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, TF नॉट माइनस TF। देख लीजिए सॉल्वेंट का आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा चल रहा है। अब आप ये तो हुआ अपने पास डायरेक्ट सीधा। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि डेल्टा TF ये गैप क्यों पड़ा, वही एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की तरह कि ये सॉल्यूट डालने पे ऐसा काम हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा TF जो होता है वो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे, अभी हमने ये बात कही है कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कौन सी होगी, मोलैलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो फिर मैंने यहाँ लिखा डेल्टा TF प्रपोर्शनल कर दिया मैंने किसके, मोलैलिटी के। तो फिर मैं डेल्टा TF प्रपोज कर सकता हूँ KF और M, प्रपोर्शनल को हटाऊंगा तो KF लिखूंगा। KF क्या आ जाएगा, वहां था मोलल एलिवेशन, तो यहां आ जाएगा मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये भी किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ये भी सॉल्वेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और फिर वही बात है कि मोलैलिटी के प्लेस पे क्या मैं ये लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट नॉट सॉल्वेंट।
अगर ऐसा करूं तो आप देखें डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन और कौन सा, सॉरी डेल्टा टी एफ जो अपने पास आएगा वो आ जाएगा अपने पास के एफ और यहाँ पे एन सॉल्यूट के मोल है और ये वेट नॉट किसका चल रहा है, सॉल्वेंट का। अच्छा मोल हमें पता है क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ, यहां क्या बनेगा वेट, वेट किसका है, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्यूट का, और ये वेट नॉट किसका है अपने पास, सॉल्वेंट का। अगर हमें ये ग्राम में दे दे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होना है, ये लीजिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ इंटू वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये अपने पास आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे वेट नॉट किस में आ गया, ग्राम के अंदर। राइट, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अब फिर वही बात है कि ये के एफ क्या है और इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखें के एफ क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं के एफ की डेफिनेशन और यूनिट क्या रहती है। तो यहाँ पे मैं फिर वही लिखूँ, यहाँ पे इफ एन क्या था, सॉल्यूट के मोल, वो कितना आ गया 1 मोल, और वेट नॉट जो था, जो सॉल्वेंट का वेट नॉट था वो कितना आ जाए 1 किलोग्राम आ जाए, देन क्या बन जाएगा अपने पास डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ के भी था, यहाँ क्या आ रहा है, के एफ आ रहा है। तो अब अपने पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन 1 किलोग्राम ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्वेंट देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जब 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1 किलोग्राम वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के हिमांक में होने वाली कमी ही किसके इक्वल हो जाती है, किसके तुल्य हो जाती है, मोलल अवनमन स्थिरांक के तुल्य हो जाती है। अब हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट में यहां से लूं तो देखिए अपने पास मैं यहां लिखूं के एफ, तो के एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, वेट नॉट किस में चल रहा है, किलोग्राम में चल रहा है, राइट, और यहाँ क्या आ जाएगा एन। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये लिखूं के एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये केल्विन, और यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, ये किलोग्राम, और ये कौन सा बना अपने पास, मोल। तो अब अपने पास के एफ इक्वल टू कौन सा आ गया, केल्विन, किलोग्राम और मोल इनवर्स। मतलब जो यूनिट जो है केबी की है वही यूनिट किसकी है, के एफ की है। यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक जो हमने किया उसको समराइज करने के लिए हम ये कह रहा हूँ, मैंने ये चार्ट बनाया कि अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीबी, वो क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट होता है या केबीएम होता है मोलैलिटी, और डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ और केएफएम आ जाएगा। यूनिट ऑफ केबी एंड केएफ, ये ध्यान देना दोनों के लिए इक्वल है। बोर्ड का पेपर देने वाले बच्चे ध्यान दे देना, यूनिट आपसे बहुत बार कहते हैं, दोनों की यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, केल्विन, किलोग्राम और मोल इनवर्स आ जाता है। अब देखिए आपके पास कि अगर और दूसरा फार्मूला लेके आए अपने पास, तो ये टारगेट के बच्चों के लिए है कि केबी और क्या आ जाएगा, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। आर क्या है बच्चों, वही अपने पास गैस कांस्टेंट है, टीबी नॉट आ गया, मतलब बी तो बॉइलिंग पॉइंट को, नॉट सॉल्वेंट को, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आ जाएगा। एलवी क्या है सर, एलवी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब कोई लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है सब्सटेंस, तो जब ये फेज कन्वर्जन होता है तो यहाँ जो हीट जो होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, हिडन एनर्जी से बोल सकते हैं, गुप्त ऊष्मा, हिंदी में कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये एलवी को अपने यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये इससे हम काउंट कर सकते हैं एंथैल्पी से। सिमिलरली वे में जाएगा अपने पास के एफ, यहाँ टीबी था यहाँ टीएफ आ जाएगा, यहाँ वी था यहाँ एफ आ जाएगा। ये आपके पास वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट थी, जबकि ये कौन सी आ जाएगी, फ्यूजन की, जब सॉलिड टू आपके पास लिक्विड में सब्सटेंस जा रहा है तो वहां जो हिडन एनर्जी होगी वो कहलाएगी। यहाँ पे अपने पास वेपोराइजेशन की एंथैल्पी थी, यहाँ फ्यूजन की एंथैल्पी आ जाएगी। तो इन दोनों फार्मूले तो सिमिलर है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर देखिए मैंने आपको कहा था केएफ और केबी जो होते हैं वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, और वाटर के लिए फिक्स हो रहा है
वाटर के लिए फिक्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पे KF की वैल्यू कितनी है 1.86 यूनिट वही है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और यहाँ पे कितना है 0.52। तो अगर अपने यहाँ देखें तो यहाँ एक कंक्लूजन निकल रहा है। देखिए गौर से देखिए बच्चों, यहाँ कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि KF जो होता है वो KB से ज्यादा होता है। KF जो होता है वो क्या होता है, KB से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए बच्चों ऐसा क्यों होता है, तो मैं यहां लिखूं कि फॉर एनी लिक्विड किसी भी लिक्विड के लिए जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो हीट ऑफ फ्यूजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। हमेशा हमेशा ऑलवेज कोई सा भी आपको लिक्विड दे तो आप ये देखें KB क्या था, LV कहां था, डाउन, ये देखो डिवाइड लग रहा है ना, तो LV ज्यादा है, LV ज्यादा है किससे, LF से ज्यादा है, तो KB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। KB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, KF से। ये प्रूव हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है। तो बच्चों ये था अपना आज का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।